Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज का जो शुभ दिन है वसंत पंचमी का, देवी भगवती वाग्देवी उनका दिवस है। हम पूजते हैं जिनको वाणी, सुर या भाषा का देवी या ज्ञान का देवी माना जाता है। तो ऐसे दिन में हमें बहुत ही पैशनेटली, बड़ा ही ऑप्टिमिज्म के साथ दिन बिताना है। वसंत पैशन का, जज्बात का ऋतु है और वसंत पंचमी में हम जो अच्छे अच्छे चीज़ हैं, जो इंसान का, इंसानियत का पहचान है, उसका सेलिब्रेशन करते हैं। इंसान के अलावा कोई दूसरा प्राणी बातचीत नहीं करता। हम ही एक अकेले प्राणी है जो बातचीत करते हैं। और ऐसे दिन में मैं डिसेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। लक्ष्मी और सरस्वती का अगर बैलेंस होता है, हर काम सही तरीके से होता है। अगर सरस्वती के पूजा करते हैं, ज्ञान लेते हैं, पर पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर काम बिगड़ जाता है। अब डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में लक्ष्मी और सरस्वती का कैसे जुगलबंदी हो, कैसे बैलेंस हो, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब डिसेबिलिटी ऐसा कंडीशन है कि आप डिसेबिलिटी को लेके कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाए, एक झलक देख के कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख दें और उसका उपचार हो जाए, ऐसा स्थिति नहीं होता है। जैसे कि कोई बुखार आ गया है और ऐसे छोटे मोटे जो भी हेल्थ इश्यूज है, आप जैसे कोई फिजिशियन के पास जाते हैं, कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, आपके बात सुनते सुनते उनको समझ में आ गया कि आपको क्या चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, आप 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता दवा खा के ठीक हो गए। डिसेबिलिटी ऐसा है ही नहीं। डिसेबिलिटी वो सब कंडीशन है जिसमें दिन नहीं, महीनों नहीं, शायद सालों साल इलाज चलेगा या किसी का जीवन भर चलेगा। तो जिसमें इतना टाइम लगता हो, उसमें उतना पैसों का बंदोबस्त भी होना चाहिए। अब डिसेबिलिटी भी ऐसे ऐसे हैं कि कोई एक प्रोफेशनल उसको डील कर सके, ये मुमकिन नहीं होता है। कई सारे प्रोफेशनल का एक टीम कलेक्टिवली काम करता है तो फंक्शनल स्किल डेवलप हो पाता है, वो इंडिपेंडेंटली जीने लायक बनता है। तो इतने सारे लोगों का काम, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल टाइम का कीमत हमें चुकाना है। तो अगर ऐसे कीमत चुकाते हैं तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। कुछ लोगों की आर्थिक तंगी यहाँ तक हो जाता है कि वो कंगाल हो जाते, बैंकरप्ट हो जाते हैं। अब डिसेबिलिटी में ज़्यादातर जो भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स, टेस्ट टूल्स, वो सब है, वो भी नॉर्मली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। यूरोप या अमेरिका ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से अगर खरीदा जाता है तो वो डॉलर, यूरो जैसे हार्ड करेंसी दे के खरीदते हैं, तो वो लाखों में आता है। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल लाखों में कोई एक इक्विपमेंट खरीदता हो तो उसका असेसमेंट के लिए चार्जेस भी उसी हिसाब से लगाएगा। अब क्वालिफाइड लोग जो अपना प्रोफेशनल टाइम देते हैं, उसका कीमत भी ऐड होता है। अभी जो इससे एड्स, अप्लायंसेस सब, वो भी
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो कोई हियरिंग एड एनालॉग टेक्नोलॉजी से जो बनता था इंडिया में, 2-4 हज़ार रुपया में हियरिंग एड बन जाता था। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली काफ़ी बेहतर हुआ है, पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो हियरिंग एड बन रहा है उसका कीमत 2-4 लाख रुपया में आ जाता है। अगर इतना महंगा हो जाता है कोई एड्स अप्लायंस, तो जिंदगी भर के लिए एक बार ले लिया क्या? नहीं नहीं, वो तो बार बार प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग, उसके जो भी कंज्यूमेबल्स उसके ऊपर खर्च करना है, और फिर कुछ ही सालों के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स है उसको फेंकना पड़ता है, उसका जो भी रिप्लेसमेंट खरीदना ही पड़ता है, यानी कीमत बढ़ता जा रहा है। और उसके आगे भी टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस, इम्प्लांटेबल जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट, ब्रेनस्टेम इम्प्लांट, ऐसे सब आ गया, जहाँ पहले जो कंप्लीट डेफनेस होता था उसका समाधान आसान नहीं होता था, ये इम्प्लांटेबल डिवाइस से समाधान होने लगा है। पर इम्प्लांट्स का कीमत कितना है? 4-5 लाख से लेके 12-14 लाख तक, और उसको सर्जरी जो चाहिए, सर्जरी के लिए भी खर्चा काफ़ी सारा होता है, हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जन का खर्चा, वो लाखों में ही होता है। तो इतना महंगा इम्प्लांट्स क्या जिंदगी भर के लिए एक बार है क्या? नहीं, वो भी नहीं, उसका भी कंज्यूमेबल्स है, बार बार उसका शायद रिपेयर, मेंटेनेंस वो सब रहेगा, या फिर रिप्लेस भी करना पड़ेगा। इतने सारे खर्चा, ओ माय गॉड। तो फैमिली के ऊपर ये तो बहुत बड़ा बोझ। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में पहले छोटा मोटा कहीं पे भी कोई साइकिल वाला ट्राईसाइकिल बना लेता था, या एक धकेलने वाला व्हीलचेयर बन जाता था। अब वो भी स्मार्ट अप्लायंसेस बनाने लगे हैं, एक्सोस्केलेटन बनने लगा है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज इम्प्रूव तो काफ़ी हुआ है, वो इम्प्रूवमेंट के साथ उसका कीमत बढ़ने लगा, काफ़ी पैसा खर्च भी करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से ज़्यादा लगता है। तो कई ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी भर सफ़र नहीं करना चाहिए। वो मल्टी मॉडल थेरापी, जो भी रिक्वायर्ड एड्स, अप्लायंसेस सब करने के साथ हम उसको तैयार कर सकें कि वो आम लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सके, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर सके, नौकरी वोकरी कर सके। ये सब तो पॉसिबल है, पर ये सब पॉसिबिलिटी, ये सब करने के लिए जो लागत लगती है वो कैसे आप जुटा पाएंगे? अगर फैमिली अपने संबल, अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करे तो हर एक की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए कई इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, कुछ हद तक फैसिलिटी क्रिएट किया हुआ है। कई स्टेट में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वगैरह या डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर सब क्रिएट हुआ है। पर जो हिंदुस्तान की आबादी है और यहाँ के जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड्स है, डिमांड फुलफिल करने लायक वहाँ का माहौल है ही नहीं। डिमांड सप्लाई में इतना फर्क है, इतना गैप है कि कहीं पे भी जाओ, या तो भीड़ है, आप निराश होके आएंगे, या आपको जस्ट सुपरफिशियल ही थोड़ा बहुत काउंसलिंग, थोड़ा बहुत अटेंशन मिल जाएगा। कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव मल्टी मॉडल इंटेंसिव थेरेपी नहीं मिलता है। अब सरकारी जो भी संस्थाएं हैं वहाँ तो फ्री के, लगभग फ्री के मिलता है, पर वहाँ ऐसा डिमांड है। तो अगर आप पैसा देते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सही है क्या? नहीं। आप कितना दे पाओगे? जो भी प्रोफेशनल्स है,
कोई भी थेरेपी हो, कोई भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी हो या कोई साइकोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक आधा घंटे का सेशन का कितना लेंगे? 300, 400, 500 रुपया से लेके कोई 2000, 4000 रुपया तक लेते हैं। पर अगर इंटेंसिव थेरेपी की बात करें तो बच्चों को लगभग 30 से 40 घंटे का हर हफ्ते थेरेपी की जरूरत पड़ती है। मल्टी मॉडल थेरेपी अगर 30 से 40 घंटे हर हफ्ते, मतलब एक महीने में 1 लाख से 2 लाख रुपया थेरेपी के ऊपर खर्च आएगा। तो करते क्या है लोग? आप जाएंगे कोई स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, वो बोलेंगे चलो देख लो मैं जो कर रहा हूँ, और ये चीज़ जो है ना आप घर में रिपीट करते रहिए, फिर मिलते हैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। अगर 10 टाइप के थेरेपी की ज़रूरत है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोफेशनल ने आपको ऐसा इजी तरीका समझा दिया कि आप सीख सकते हैं और घर में करेंगे। आप कैसे एक सूडो फिजियोथेरेपिस्ट, सूडो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक डुप्लीकेट स्पेशल एजुकेटर, एक सूडो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे बन जाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। तो बच्चों को जो चाहिए, या तो आपने अफोर्ड नहीं किया या जैसे गुमराह रहे, तो आपने प्रोविजन नहीं कर पाया। करेंगे क्या? तो ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारा चर्चा होना चाहिए। सरकार जितना भी कर रहे हैं उसके साथ साथ कॉमन कॉज करने के लिए पब्लिक को आगे आना चाहिए। कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कॉरपोरेट एंटिटीज उनके सीएसआर फंड्स को जनहित में तो लगाते हैं। मैं तो विनती करूंगा कि ज़्यादातर सीएसआर फंड समाज के जो सबसे कमज़ोर कड़ी डिजेबल्ड पीपल, उनके लिए लगाना चाहिए, उनके लिए डेडिकेट कर देना चाहिए कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको कैसे ताकतवर बनाए, उसको सक्षम बनाए। तो अगर सरकारी अनुदान और सीएसआर फंडिंग, पब्लिक का जो भी माइक्रो डोनेशंस, वो सबको मिलाते हैं, उसके बाद भी फैमिली को थोड़ा बहुत यूजर चार्जेस का देना चाहिए। तो इस तरह से ही जो डिसेबल्ड इंसान है उसके लिए आप सब कुछ कॉम्प्रहेंसिव केयर जुटा पाएंगे, दे पाएंगे, उसको सक्षम करा पाएंगे। तो हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना है, काफ़ी कुछ जुगाड़ करना है और एक साथ होके इसके लिए काम करना है। आप क्यों करेंगे? इसके ऐसा कोई सवाल अगर होता है तो मैं ये कहूँगा, आप अपने ज़िंदगी का या अपने बच्चे का ज़िंदगी का क्या कीमत लगाएंगे? अगर उसके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो क्या वो ज़िंदगी भर डिसेबल्ड होके जिएगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा कॉमर्शियल भाषा ही समझते हैं, तो अगर रिहैबिलिटेशन में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सारा जिंदगी समाज के ऊपर या परिवार के ऊपर जैसे डिपेंडेंट होके, फिनेंशियली डिपेंडेंट होके नहीं जिएगा। वो खुद अपना जो भी जरूरत नहीं पूरा करेगा, उसके साथ साथ पूरा परिवार का, समाज का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले सकता है। तो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं, काफ़ी बड़ा रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट होता है। सो रिहैबिलिटेशन में हमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। सरकार, समाज, कॉरपोरेट एंटिटीज, परिवार, हम सबको मिलना है, कॉमन कॉज करना है, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन को डेवलप करना है। तभी समाज में जो भी डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो सक्षम बन पाएंगे
वो कार्यक्षम बन पाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे सबका भला के लिए। तो मेरा सबसे यही विनती है, लेट अस मेक ए कॉमन कॉज एंड मेक पीपल विथ डिसेबिलिटी एंड देयर फैमिली फील ऑप्टिमिस्टिक के कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से मैं प्रोफेसर सत्य महापात्रा, नमस्कार।